तो आज की सबसे बड़ी खबर, जैसी संभावना थी वैसी ही जीत हरियाणा में बीजेपी की हुई। अभी तक 4 सीट वाली पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। महाराष्ट्र में बीजेपी को उम्मीद से थोड़ा कम मिला, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से इसी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी में खुशी और कांग्रेस में गम की लहर फैला दी है। बीजेपी मोदी के लिए गा रही है कि तेरा जादू चल गया। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं से पूछ रहे हैं, क्या तेरा जादू ढल गया? चुनाव के नतीजों और इससे पैदा जश्न और मायूसी की कुछ तस्वीरें सबसे पहले। हरियाणा में बीजेपी का जादू चल गया, मोदी का मैजिक चल गया, अमित शाह की मेहनत रंग लाई। पार्टी ने 10 साल पुरानी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका है। हालात ये हैं कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर सिमट गई है। हरियाणा में बीजेपी को 47, कांग्रेस को 15, INLD को 19, हरियाणा जनहित कांग्रेस को 2, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी को एक सीट मिली है। अन्य के खाते में 5 सीटें आई हैं। महाराष्ट्र में तस्वीर हरियाणा जैसी साफ नहीं उभरी। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति यहाँ भी बनी रही। महाराष्ट्र में बीजेपी को 122, शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42, एनसीपी को 41 और MNS को महज 1 सीट मिली। अन्य के खाते में 19 सीटें आईं। तो हरियाणा की स्थिति आपने देखा, कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में भी बीजेपी का विजय अभियान जारी रहा। चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं से जो वादे किए उस पर यकीन करते हुए उन्होंने बीजेपी को सत्ता की दहलीज पर पहुंचा दिया। जबकि सत्ताधारी कांग्रेस एनसीपी इस हार के बाद ब्लेम गेम में उलझी नजर आ रही है। वहीं खास बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि MIM ने पहली बार महाराष्ट्र में अपना खाता खोला है। महाराष्ट्र में मोदी का चला करिश्मा। सत्ता की दहलीज पर पहुंची बीजेपी, पस्त हुई कांग्रेस एनसीपी। शिवसेना के मंसूबों पर फिरा पानी। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणामों से साफ है कि नरेंद्र मोदी अपनी अग्नि परीक्षा में सफल रहे। खासकर महाराष्ट्र बीजेपी ने जिस ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ती दिखी, उससे नरेंद्र मोदी का मतदाताओं पर चला जादू साफ साफ दिखाई देता है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि शिवसेना दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस, एनसीपी और राज ठाकरे की मन से करारी शिकस्त की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। राज्य में बीजेपी की लहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि नारायण राणे जैसे दिग्गज भी अपने गढ़ नहीं बचा सके। ये अलग बात है कि शिवसेना बीजेपी की ऐसी किसी लहर से साफ इनकार कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 46 सीटों पर सिमटी बीजेपी ने इस बार बड़ा उलटफेर करते हुए राज्य की नंबर 1 पार्टी के ताज पर कब्जा जमाने की ओर बढ़ रही है। बीजेपी के लिए जीत इसलिए भी खास है कि ये जीत उसे अकेले दम पर मिली है। 2009 मौजूदा परिणामों ने पिछले आंकड़ों को बदल डाला है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी बनी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी। दूसरे नंबर पर शिवसेना ने जमाया कब्जा। रेस में पिछड़ी कांग्रेस, शिवसेना। मनसे का होगा सफाया। पिछले चुनाव में 45 सीट जीतने वाली शिवसेना को इस बार अपनी ही पुराने सहयोगी बीजेपी से जबरदस्त चुनौती मिली। कई पुराने गढ़ों में दोनों के बीच हुई कड़ी टक्कर का फायदा काफी हद तक कांग्रेस और एनसीपी को मिला। राज्य में पिछले 15 सालों से सत्ता में रही कांग्रेस और एनसीपी हार के बावजूद कुछ हद तक अपनी साख बचाने में कामयाब दिखी। राज्य सरकार और उनके मंत्रियों को लेकर मतदाताओं ने जिस तरह का असंतोष जताया जा रहा था, उसके मुकाबले ये हार छोटी ही कही जाएगी। हार के बाद एनसीपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में व्यस्त दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और एनसीपी के नेता भले कुछ न कहे, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, यही सबसे बड़ी वजह रही कि नारायण राणे, सचिन अहिर, सतेज पाटिल और नवाब मलिक जैसे नेता इस चुनाव में हार का मुंह देखते रहे। और कहीं न कहीं जनता ने उन्हें हराकर ये जरूर साबित कर दिया कि वो अब बदलाव चाहते हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा का ये चुनाव राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं साबित हुआ। पिछले चुनाव में मनसे ने राज्य की 13 सीटें जीत अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन हालात ये हैं कि मनसे के कई दिग्गज अपनी जमानत बचाने तक में विफल रहे। अब पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के बाद राज्य नए सत्ता समीकरण बनाने की उम्मीद में है। अब तक के परिणामों के मुताबिक किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। सत्ता के करीब दिखाई दे रही बीजेपी सत्ता साधने के लिए किस समीकरण को बनाती है या बिगाड़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी की सभी विरोधी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर पर कड़ी टिप्पणी की थी और जिस तरह से अब चुनावी नतीजे आए हैं और जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी सत्ता से बाहर हुई है और शिवसेना नंबर 1 से नंबर 2 पर आई है, इससे साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र की जनता ने कहीं न कहीं सभी को ये संदेश जरूर दे दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर अब भी खत्म नहीं हुई। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। और किस तरह के सियासी समीकरण बन सकते हैं महाराष्ट्र में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हमारे एडिटर राहुल महाजन मौजूद हैं, हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स रविशंकर हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार स्मिता मिश्रा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल, पहला सवाल आपसे। हरियाणा में तो स्थिति बिल्कुल साफ नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में पेंच फंस चुका है। यह बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी अपने बलबूते सरकार नहीं बनाने जा रही, या तो उसको शिवसेना का समर्थन लेना पड़ेगा या एनसीपी का। किसकी संभावना प्रबल नजर आती है, यह सवाल अभी भी मौजूद बना हुआ है। मैं दो बयान आपको बताता हूं। अभी अभी उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बयान आया कि अगर बीजेपी जो है वो एनसीपी का दामन थामना चाहती है तो थाम ले, ये उन्होंने अभी बयान दिया है। इससे पहले वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को ही फोन कर चुके हैं, बधाई दे चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने समर्थन मांगा तो हम देंगे। तो वो गुर्राहट हल्की हल्की अभी भी बाकी है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बिल्कुल शिवसेना चाहेगी कि वो बीजेपी के साथ जाए। लेकिन आज जो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है, ये भी बता दूं आपको, उसमें जो एनसीपी का प्रस्ताव है उस पर चर्चा हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है वो सोच नहीं रही है इन चीजों को कि एनसीपी के साथ जाएं या शिवसेना के साथ जाएं। बिल्कुल, उसके रुख से ऐसा लग भी रहा है। स्मिता, किस तरह से आप इस स्थिति को देखती हैं? शिवसेना से ज्यादा एनसीपी से नजदीकी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? दरअसल ऐसा था कि बीजेपी के नेता चुनाव में जाने से पहले इस बात को जाहिर करते तो उनके लिए दिक्कत हो सकती थी। हाँ। और तमाम पार्टियों के लिए दिक्कत हो सकती थी। कोई समय से पूर्व अपनी रणनीति को पब्लिक नहीं करना चाहता। वास्तविकता ये है कि जिस दिन बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और पार्टी की लीडरशिप ने ये तय किया था कि शिवसेना से नाता तोड़ के चुनाव मैदान में उतरना है, उससे पहले एनसीपी के साथ ये सारी बातें हो चुकी थी कि सब अपने अपने दम पर चुनाव लड़ें, सब अपनी ताकत को ओपन बैटल में आजमाएंगे। और उसके बाद चुनाव बाद की स्थिति में एनसीपी पूरी तरह से विलिंग थी इस बात के लिए कि बीजेपी को समर्थन दिया जाए। एक चीज यहां समझना जरूरी है, बीजेपी दो मकसद लेकर चुनाव में गई थी महाराष्ट्र में। एक था अपने दम पर अपनी ताकत आजमाना, जो कि उनको लंबे समय से मौका नहीं मिल पा रहा था। दूसरा था अकेले दम पर सरकार बना पाना। एक मकसद में तो वो पूरी तरह कामयाब हुए। बहुत लंबे गैप के बाद ऐसा हुआ, दशकों के बाद महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक दल को 100 से ऊपर सीटें अकेले आई हैं, बिल्कुल बिना गठबंधन के, अकेली पार्टी को। एक मकसद तो बीजेपी का कामयाब हो गया, दूसरा मकसद ये नहीं हो पाया कि अपने दम पर वो सरकार कायम कर सके। तो एक किस्म से मैं कह सकती हूँ, लेकिन बड़ा भाई तो बन गई बीजेपी। बड़ा भाई वो बिल्कुल बन चुकी है। आप देख लीजिए, तकरीबन 60 प्लस सीटें शिवसेना को हैं और एक 120 प्लस सीटें बीजेपी को हैं। तो दोगुनी सीटें इस समय बीजेपी के पास है। तो डेफिनेटली दे आर द बिगर ब्रदर। लेकिन इस समय वक्त यह है कि एक थोड़ा सा प्रीस्क्रिप्टेड एक चीजें, एक जैसे लिखी हुई पटकथा होती है, उस पर चीजें चल रही हैं। क्योंकि एनसीपी से बातचीत होने के बाद ही बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उसने एकदम से शिवसेना को ना कहने का फैसला किया था। और अब आप देखेंगे, जैसा राहुल भी अभी बता रहे थे जो बयान, आप देखिए कि इस समय शिवसेना कितने दबाव में आ गई है। क्योंकि एनसीपी ने बिल्कुल समय नहीं लगाया। चुनाव नतीजे जैसे ही रुझान क्लियर हुए, एनसीपी ने तुरंत जाहिर कर दिया कि भाई हम बाहर से समर्थन देने को तैयार है। इट वॉज वेरी क्विक। उन्होंने बिल्कुल समय वेस्ट नहीं किया इसमें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चर्चाएं कहीं ना कहीं पहले होती रही थी। और जैसे ही एनसीपी का बयान आया तो शिवसेना के बयान में भी बदलाव दिखने लगे।
और शिवसेना जो अभी तक इंतजार कर रही थी कि बीजेपी के ओम माथुर या दूसरे नेता उन पे के पास आएंगे, जी। मातोश्री में बात करेंगे, फोन रवि, करेंगे, रवि, ऐसा भी किस कुछ तरह नहीं से हुआ। इस स्थिति को किस तरह से देखा जाए? शिवसेना पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है, बीजेपी पूरी तरह से विन विन सिचुएशन में है, खासतौर पर एनसीपी के बाहर से समर्थन के ऐलान के बाद। देखिए, पहले मैं एक अलर्ट दे दूं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। तो अभी भी चर्निंग और स्ट्रैटेजी हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है कि करना क्या है और कैसे होगा। बट आपको मैं यहाँ बता दूं कि आइस हैज बीन ब्रोकन। तो आइस जो है सो ब्रेक हो गया चुका है। अमित शाह खुद ही उद्धव से बात किए हैं और उद्धव ने भी फिर प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया और बधाई दिया है उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। बेसिकली देखिए, ये जैसा स्मिता बता रही थी बहुत सही है, पूरा स्क्रिप्टेड चल रहा है। बीजेपी को ये बताना था शिवसेना को कि भैया आप इतने दिनों से हम छोटे भाई की तरह थे महाराष्ट्र में, लेकिन अब वो परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। हम अब दिखाएंगे कि हम में कितना दम है, और इसीलिए वो अलग हुए। और उन्होंने ये एक जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी साबित करना कि देखिए कैसे हम आपसे मतलब किस तरह से हम इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन होता है। तो उन्होंने दुगुनी सीट हासिल कर ली, सो दैट कि मतलब उन शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि भाई आप दिल्ली संभालिए, मुझे महाराष्ट्र दीजिए, ये बात ही बिल्कुल निरस्त कर दिया इन्होंने। चीफ मिनिस्टर पद की जो बात जहां उठेगी वो बिल्कुल खत्म कर दिया। और जो टैसिट अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, हिडन पैक्ट की बात हो रही थी, कर दिया गया कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन पेज फंसा हुआ है समय, आप ठीक कह रहे हैं। हैं, इतना आसान खेल नहीं है अभी। ये उद्धव जो है बहुत हद तक बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे। इतना आसान नहीं होगा बीजेपी को एनसीपी के साथ जाना, क्योंकि एनसीपी पूरी इलेक्शन कैंपेन में देखिए ना, आप क्यों करप्शन का मुद्दा उठाया और एनसीपी को क्या कहा, वो नेशनल करप्ट पार्टी। वो मोदी खुद कह रहे हैं पवार पर पर्सनल अटैक्स किया उन्होंने। तो जनता के सामने फिर आखिर जनता के दरबार में दोबारा जाना होगा ना। क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसे में लेकिन राहुल इसका मतलब मैं रवि जी को एक चीज बोलूंगा कि देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, देखें कि ममता बनर्जी ने क्या कांग्रेस के खिलाफ नहीं कहा था जब वो एनडीए के साथ थी, जो पॉसिबल हो सकता था कहा था, लेकिन वो कांग्रेस के साथ गई, चुनाव लड़ा, सब कुछ किया। पॉलिटिक्स इसी का नाम तो है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एनसीपी के खिलाफ कुछ बोला गया है तो एनसीपी के साथ नहीं आएंगे। ये बिल्कुल राहुल, इस वक्त बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहां लिए चलते हैं आप। संसदीय बोर्ड की बैठक पार्टी हेडक्वार्टर्स में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे, और बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के विश्लेषण विस्तार से किया गया। और इस विश्लेषण के पश्चात एक 2 पृष्ठ का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जो आपको अभी आप सबके बीच में वितरित किया जाएगा। मूल भाव उस प्रस्ताव का इस प्रकार से था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के नतीजों को जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है, और ये जो नतीजे आए हैं, इसको विथ डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी इसको स्वीकार करती है और इसका आदर करती है, इसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी इस जीत का श्रेय के दृष्टि से हरियाणा के मतदाताओं का और महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों को और उनके सरकार जिस तरीके से केंद्र में चल रही है, उनकी नीतियों को समर्थन करते हुए उन्होंने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है। इसके साथ साथ इस प्रस्ताव में जो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता दिन रात एक करके चुनाव में उन्होंने जो कार्य किया, उसके लिए भी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को सफल बनाया है। एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के सुशासन, विकास और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास, द क्रेडिबल लीडरशिप of Narendra Modi ji and the programs undertaken by him in the past 4 months
which has taken care of all sections of the society, and they have been brought to the mainstream in such a short span of 4 months. इसके प्रति विश्वास जो देखने को मिला है वह उस प्रस्ताव में भी उसका वर्णन किया गया है और उसके दृष्टि से हरियाणा में और महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, यह उसमें से स्पष्ट रूप से उभर करके आता है। साथ ही साथ it has been a wonderful blend of the leadership of Modi ji and the organizational skill of our national president Shri Amit Shah ji. It's a very good blend where organizational skill, संगठनात्मक कौशल अमित शाह जी का और जो उन्होंने फैसले लिए, उन फैसलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रदेशों में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने एक अपना स्थान प्रदेश में बनाया। तो इसके लिए भी हम जहां दोनों अपने नेताओं का धन्यवाद करते हैं, वहीं कार्यकर्ता हर्षोल्लासित के साथ इस वर्डिक्ट को जहां एक्सेप्ट करता है, वहीं पूरी ताकत के साथ वह पार्टी के साथ खड़ा होकर के इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू द 3rd प्लेस। वह अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण 3रे स्थान पर पहुंच गया है। उसका वोट का जो इलेक्टोरेट बेस है वो श्रिंक कर गया है और यह इस बात को स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना परफॉर्म किया है, वह कुशासन उनका, उस कुशासन के कारण और भ्रष्टाचार से जो सरकार चलाई, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, उसके कारण वो 3रे स्थान पर पहुंचे हैं। यह भी संसदीय बोर्ड ने इसको ध्यान में लिया है। संसदीय बोर्ड स्पष्ट मानता है कि हम दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हम लोगों ने तय किया है और इसके लिए महाराष्ट्र में हमारे पर्यवेक्षक जाएंगे और पर्यवेक्षक के दृष्टि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो जाएंगे और उनके साथ मुझे कहा गया है पार्टी की ओर से जाने के लिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगा और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने अपना नेतृत्व तय करेंगे और उस नेतृत्व के बाद हम सरकार बनाएंगे। ये वहां का रहने वाला है। उसी तरीके से हरियाणा में आदरणीय वेंकैया नायडू जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और उनके साथ साथ दिनेश शर्मा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हरियाणा जाएंगे और हरियाणा में नेतृत्व का चयन करेंगे और उसका पर्यवेक्षक के रूप में वो जाएंगे और तत्पश्चात हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। यह संसदीय बोर्ड के दृष्टि से जो प्रस्ताव पारित हुआ और जो चर्चाएं हुई, उसका विश्लेषण आपके सामने मैंने रखा है। ये स्थानीय जो इकाई है हमारी हरियाणा के प्रदेश यूनिट और महाराष्ट्र के प्रदेश यूनिट, उनसे बातचीत करके तय करेंगे और उस अनुसार जाएंगे जल्द से जल्द। देखिए, मैंने पहले कहा, पहले नेतृत्व का चयन होगा और उसके बाद उनकी सुविधा अनुसार और वहां की परिस्थितियों को देख करके हम शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को तय करेंगे। मैंने फिर कहा कि यह ऑब्जर्वर्स के लिए कहा गया है, वो अपनी इकाइयों से बातचीत करेंगे, पर्यवेक्षक जाएंगे, वो सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमें तो कोई कॉल नहीं आई, न ही कोई संसदीय बोर्ड की तरफ से किसी ने कोई टेलीफोन किया है। हाँ, मुझे कोई कॉल नहीं आई। हमारे संसदीय बोर्ड के तरफ के में किसी ने भी कोई कॉल नहीं की। जी, देखिए, मैं कहूंगा कि जहां तक एनसीपी का सपोर्ट है, वो अनकंडीशनल सपोर्ट है, उन्होंने सपोर्ट किया है, इसको संसदीय बोर्ड जानता है। और जहां तक आगे सरकार बनाने का विषय है, पहले हम अपना नेता चुनेंगे
और नेता चुनने के पश्चात फिर उसके बाद इस सारी कार्रवाई को की जाएगी। संसदीय बोर्ड में से किसी ने भी कोई फोन कॉल नहीं किया है। देखिए ना, संसदीय बोर्ड की बैठक में किसी ने भी फोन कॉल उनको नहीं किया है। देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नहीं रिसीव किया। तो बीजेपी के महासचिव जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। संसदीय बोर्ड की मीटिंग में क्या कुछ हुआ ये तस्वीर उन्होंने सबके सामने रखी राहुल, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, बल्कि ये कहा जाए जेपी नड्डा ने ये सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है कि आखिर क्या होगा, वो एनसीपी के साथ जाएंगे या शिवसेना के साथ जाएंगे। इस पर भी वो कुछ नहीं बोले और ना ही वो ये बताने के लिए तैयार हैं, जैसी कि लगातार खबरें आ रही थी कि बीजेपी के आला नेतृत्व की तरफ से फोन किया गया है, शिवसेना को साथ आने के लिए कहा गया है। देखिए, अब जैसे हम कहते पहले कह रहे थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब ये है कि कौन बनेगा बीजेपी का पार्टनर। तो थोड़ा चेंज हो गया है, इसी में बातचीत हो रही है। और दूसरा, देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कही कि जेपी नड्डा ने भी कि एनसीपी ने प्रस्ताव दिया है, बाहर से समर्थन की बात कही है, उनकी तरफ से प्रस्ताव है। अब जब ऐसी बातें ऐसे पब्लिक फोरम पे कही जाती हैं तो ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो आप ज्यादा बार्गेन नहीं करिए। शिवसेना हमारा नेचुरल अलाई है, तो शिवसेना को साथ आ जाना चाहिए और हमारी जो शर्तें हैं उस पर आ जाना चाहिए। अब ये बात जरूर है कि शिवसेना को कह सकते हैं कि नाराज ना करते हुए कुछ ऐसी बार्गेनिंग जरूर होगी कि केंद्र में उनको कोई मंत्री पद बढ़ा दिए जाएं या फिर जो महाराष्ट्र में उनको कुछ अच्छे पोर्टफोलियो दे दिए जाएं, तो इस तरह की बातें जरूर होंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि शर्तें बीजेपी की होंगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये बिल्कुल साफ है। देखिए, अभी बीजेपी के पास समय है क्योंकि महाराष्ट्र में नई विधानसभा गठित होने में अभी काफी दिन का वो समय है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट होती है जी। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को वाकई दोबारा शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनानी है, जैसा कि संघ परिवार के कुछ धड़ों की इच्छा है, ताकि हिंदुत्व वोट जो है वो भविष्य के लिए उसका, महाराष्ट्र क्योंकि एक बहुत अमीर और महत्वपूर्ण और बड़ा प्रदेश है, तो वहां हिंदुत्व फिलॉसफी की पार्टियां जो है वो पृथक ना हो जाएं। तो अगर बीजेपी शिवसेना के साथ अल्टीमेटली जाएगी भी, तो फिलहाल बीजेपी की रणनीति यही रहेगी कि शिवसेना पे इस समय जितना हो सके दबाव बढ़ाया जाए, ताकि शिवसेना भविष्य के लिए अपनी सीमाओं में रहे। शिवसेना पार्टी का यह चरित्र है कि वो अपने विचारों को लेकर आंखें दिखाना उनको बहुत पसंद है। चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने देखा कि अफजल खान और इस तरह के विशेषण उन्होंने दे दिए, जबकि हर राजनीतिक दल को, हर राजनेता को यह एहसास था कि जब 4 कॉर्नर या 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहा है तो वोट बिखरेंगे और मिलजुल कर सरकार बनाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और भाजपा शिवसेना को ज्यादा जरूरत है क्योंकि 3 टर्म से लगातार वो सत्ता से बाहर थे। फिर भी शिवसेना ने ये काम किया, इस तरह के विशेषण का इस्तेमाल, इस तरह से बिल्कुल तीखे और बिल्कुल संघ का आपने जिक्र किया, आज सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प बयान सबसे पहले संघ की तरफ से ही आया था। एमजी वैद्य साहब ने कहा था, संघ के विचारक है, जाने माने बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, शिवसेना और बीजेपी साथ आने जा रहे हैं। उससे पहले किसी बीजेपी नेता ने भी ये नहीं बोला था, सबसे पहले संघ की तरफ से ये बयान है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहला यह है कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और इस समय उसको एक बहुत ही निर्णायक और डिसाइसिव और मजबूत नेता लीड कर रहा है और उनके जो करीबी अमित शाह है वो पार्टी के संगठन का काम का संभाल रहे हैं। तो इस समय जो है बीजेपी के ऊपर किसी की तरफ से दबाव दिखाना जो है वो आसान नहीं है। और आरएसएस की जो अपनी स्थिति है कि हम राजनीतिक मसलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, इसीलिए आरएसएस का कोई फंक्शनरी, कोई सीनियर आदमी जो है, आरएसएस का कोई भी अधिकारी जो है, वो खुलकर तो ये बीजेपी को बयान नहीं दे सकता सार्वजनिक तौर से कि हम चाहते हैं आप शिवसेना के साथ अपना अलायंस करिए। तो मिस्टर वैद्य के थ्रू, क्योंकि मिस्टर वैद्य इस समय जो है वो संघ की जो कार्यकारिणी है उसमें कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन उनके संघ में कितनी
पैठ है और जी। कितनी चलती है ये हम सब बिल्कुल। जानते हैं। तो ये तरीका था उनका जाहिर करने का कि बेहतर होगा कि आप शिवसेना से बातचीत जैसे स्मिता करें। कह रही है क्योंकि दबाव नहीं है, मैं फिर कहूंगा लखनऊ में आरएसएस की बैठक में ये साफ देखिए, जब राम मंदिर का मुद्दा जो है वो 2019 तक टाला जा टाल सकता गया, है, तो वो साफ है कि वो कोई भी दबाव इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर नहीं डालना चाहते। वो चाहते हैं कि वो अपनी तरह से फंक्शन करें, और उनका फंक्शन करने का तरीका हमने गुजरात में देखा। यहाँ एक बात और है कि देखिए आरएसएस जो है वो थोड़ा सा चेंज, मतलब वो सरकार में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी की बात हो रही है। संघ और मोदी दोनों मिलकर सरकार और नीतियां तय करेंगे। तो ये एक एक्टिव मतलब ये एक Active participation। एक्टिविज्म है, संघ का एक एक्टिविज्म है गवर्नेंस का। तो ये अब दिख रहा है इनफैक्ट ऐसा। मैं इसमें केवल ये जोड़ना चाहूंगी, आप देखिए कितने मिलजुल कर और कितनी समझदारी से पूरा संघ परिवार, और जिसमें कि बीजेपी भी एक हिस्सा है जी। सब फंक्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में सूरज कुंड में संघ के कुछ टॉप अधिकारी और कुछ उनके समर्थकों की एक विशेष बैठक हुई। ये जो दिवाली बैठक हुई है लखनऊ में, इससे थोड़े हफ्ते पहले की बात है। उस बैठक में, माफ कीजिएगा, सोनीपत में, सोनीपत वाली बैठक में बहुत साफ तौर पर यह विचार बन गया उन लोगों का कि कम से कम फिलहाल अगले 3, 3.5 या 4 साल तक हम नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई भी ऐसा मुद्दा जो एम्बैरस करेगा, जो कोई भी ऐसे जो विवादित मुद्दे होते हैं जिससे कि सरकार पर दबाव बने और सरकार को फ्री हैंड से काम करने में दिक्कत आए, वो हम नहीं उठाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट वहां पर विचार उनका बन गया है। तो निश्चित रूप से इस समय मिलजुल कर काम हो रहा है जी। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दिया जाएगा। संघ अपने विचार उन तक पहुंचा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके फैसलों बिल्कुल, में और इस उनको जोड़ी का लगातार परेशान कमाल करेंगे। भी नजर आ रहा है। राहुल, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल जहन में आ रहा है। विदर्भ की अगर हम बात करें, जिस तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी का सुपड़ा विदर्भ से साफ हुआ है, ये तमाम कवायद क्या कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को और मजबूत करती है? बिल्कुल, वहां से नागपुर के एक रीजन से वहां पे देवेंद्र फडणवीस जीते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए 62 सीटें हैं विदर्भ में और 42 सीटें बीजेपी से जीती है। बहुत बड़ा वो है। कभी भी बीजेपी का इतना रुतबा विदर्भ में नहीं रहा है। इसके पीछे कारण मैं कह सकता हूं विदर्भ का अलग राज्य का मुद्दा है, जहां पर बीजेपी की एक छवि है कि वो छोटे राज्यों को बढ़ावा देती है। ये हो सकता है। दूसरी तरफ वहां पर ये कह सकते हैं जो एनसीपी और शिवसेना का जो गढ़ टूटा है वहां पर, उसको भी हम एक कारण मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने सेंध लगा दी है। तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि विदर्भ जो है एक एग्जाम्पल बना है कि किस तरह से बीजेपी ने एनसीपी और शिवसेना के गढ़ में इतनी बड़ी सेंध लगाई। लेकिन स्मिता, पंकजा मुंडे की अगर दावेदारी की बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया, ये बात कहीं ना कहीं भारी पड़ गई क्या? गड़बड़ हो गई क्या इससे? नहीं, मुझे लगता है कि इससे सेंट्रल लीडरशिप की निगाह में पंकजा मुंडे के जो ग्राफ है, उनका जो स्टॉक्स है, उनके कुछ नीचे आ गए हैं। मैं पहले ही आपको बता दूं कि पंकजा मुंडे को बहुत ज्यादा असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पंकजा अभी युवा है, सेकंड टाइम एमएलए बनी है, उनके पास बहुत समय है, राजनीतिक जीवन उनका बहुत लंबा हो सकता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चूंकि अभी भी अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली पंकजा हैं, इस रूप में उनको बीड और आसपास के पूरे क्षेत्र की जनता देखती है। इनफैक्ट गोपीनाथ जी, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे जो हैं, उनकी लेगेसी को आगे चलाने वाले उनके दामाद के बजाय दोनों बेटियों को ही उनके उत्तराधिकारी। आपने गौर किया होगा कि पंकजा पालवी लिखा करती थी, अब वो अपने आप को पंकजा मुंडे केवल कहती हैं। तो ये तो साफ है कि गोपीनाथ जी का जो उत्तराधिकार है वो पंकजा और फिर उनकी जो छोटी बिटिया है उन तक आएगा। तो मुझे लगता है कि पंकजा को इतना जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मत भूलिए कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। अब ये लालकृष्ण आडवाणी की बीजेपी नहीं है, जहां अपनी दावेदारी को आगे करना अच्छे नजर से देखा जाता था। रवि, लेकिन इस समय परली में जो एक चुनावी रैली हुई थी जिसमें अमित शाह और पंकजा मुंडे दोनों मंच पर मौजूद थे, उस वक्त अमित शाह ने पूरी भीड़ के सामने ये कहा था कि आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए ताकि महाराष्ट्र को नेतृत्व मिल सके पंकजा मुंडे का। फिर उस बयान का क्या मतलब था? देखिए, बयान का मतलब ये था, अब लोग इसको कई तरह से इसकी एनालिसिस हो रही है। उनका ये कहना था, उन्होंने ये क्या कहा, अरे बेटी ये तो तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी तुमने, अरे तुम्हें बहुत लोग तुम बहुत चाहते हैं तुम्हें। हाँ। तो उस एक अफेक्शनेट जो एक उनका जो ये था रिएक्शन था, वो अफेक्शन जो था वो उन्होंने जाहिर किया पूरे लोगों के बीच। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं।
चलिए, राजनाथ सिंह की लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रवि, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात बीच में कट गई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अमित शाह जब पंकजा मुंडे के जनसभाओं में गए और पहली जनसभा में जो अपार भीड़ जो उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि इस लड़की में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है और उसी को उन्होंने लाउड किया, मतलब उसको अप्रिशिएट किया। उस अप्रिशिएशन को बहुत लोगों ने ये देखा कि शायद मुंडे ही मतलब नेचुरल उत्तराधिकारी होते, तो अब मुंडे नहीं है तो मुंडे की लिगेसी को कौन लीड कर सकता है। तो ये एक युवा है, उसमें एक प्रॉमिस दिख रहा है, बहुत 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 पोटेंशियल है। तो उन्होंने उसके एफर्ट्स को बहुत लॉड किया, वहां पे बहुत बहुत अप्रिशिएट किया। तो लोगों को लगा कि शायद अमित शाह कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, लेकिन अब वो इशारा क्या बयां कर रही है, ये हम लोग इसी बात पे तो चर्चा कर रहे हैं अभी कि शायद बहुत जल्दीबाजी होगी। एक चीज इसमें केवल एक वाक्य जोड़ना चाहूंगी कि अगर मंच से तारीफ करना या कंधे पर हाथ रख देना या ये कहना कि ये आपके भविष्य के नेता हैं, मुझे लगता है नेताओं को इसको थोड़ा सा समझदारी से लेना चाहिए खुद को प्रोजेक्ट करने से पहले। क्योंकि अगर हरियाणा के चुनाव प्रचार पर आप गौर करें तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने वहां अलग अलग हरियाणा के जितने क्षेत्र हैं उसमें जो बीजेपी के नेता खड़े हैं सबका मंच से इसी तरह से अभिनंदन किया था। चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु है, वीरेंद्र सिंह है, रामविलास शर्मा है, राव इंद्रजीत सिंह है। मोदी ने कैप्टन अभिमन्यु का काफी जी हाँ, हर किसी के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा और अमित शाह ने खुलकर तारीफ की। बीजेपी में तो ये भी कहा जाता है कि मैं ये नहीं कहता कि लागू होता है, लेकिन कहा जाता है कि हम कलेक्टिव लीडरशिप में बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल लीडरशिप में नहीं करते हैं। तो सभी नेता हैं तो कहा जा सकता है कि आपके नेता बनेंगे, तो इसको इतना सीरियसली अगर कोई नेता लेगा तो दिक्कत। जी रवि, एक और बड़ा दिलचस्प पहलू निकलकर सामने आया है। महाराष्ट्र में एमआईएम का खाता खुला है, 2 सीटें जीती हैं एमआईएम ने। ओवैसी की पार्टी ने, एमएनएस जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, वो 1 सीट जीत रही है और एमआईएम के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। ये किस बात का संकेत है? देखिए, 2 चीज मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि मुस्लिम्स जो कि वहां पे मुस्लिम्स तकरीबन 17% वहां पे हैं और एक बहुत बड़ा धारा, मतलब और वो इस इलेक्शन में एकदम बिल्कुल कंफ्यूज था। उसमें से 1 सीट तो मुंबई की भायकला सीट। हाँ, वो बिल्कुल कंफ्यूज। अब उनका जो ट्रेडिशनल जो कांग्रेस को देते आए हैं या एनसीपी को देते आए हैं, उनकी हालत बहुत खराब थी। तो इसको भुनाया ओवैसी की पार्टी ने। उन्होंने कहा कि देखिए आप मुस्लिमों का क्या हालत है, वहां 90% मुस्लिम इलाके जो हैं वो स्लम है, कोई विकास नहीं हुआ और कोई एक वो जो भाषण देने जाते थे तो तकरीबन उनके भाषण में 20-20 हजार लोग इकट्ठा होते थे। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए एक नेशनलाइज्ड बैंक तक नहीं है आपके इलाके में, आपको पानी की सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है। तो उनके सेंटीमेंट को भुनाया, कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाएंगे। तो जब तक कोई आवाज आपकी तरफ से कोई ना उठाएगा तब तक ये आपकी स्थिति में सुधार नहीं आएगा। और यही वजह है कि इस बार मुस्लिमों ने बहुत कम लोग निकले वोटिंग के डे पे। ये देखा जा रहा था कि मुस्लिम्स निकल ही नहीं रहे वोट करने के लिए। ये बड़ी अजीब बात है। देखिए एमआईएम जो है वो कोई हैदराबाद से बाहर कोई बड़ी फोर्स नहीं है पूरे राज्य में वहां पर। बिल्कुल, यही चौंकाने वाली बात। ये चौंकाने वाली बात है कि वो महाराष्ट्र में एक फोर्स बन के आ गई है। हाँ, मतलब वो उनका अपील देखिए कहां तक जा रहा है। और वो ओवैसी का यही नहीं, वो कई जगह पहुंचने वाले हैं। वो अपनी पॉलिसीज को, उनका ये कहना है कि यदि कॉम्युनल फ्लेयर अप हो रहा है तो उनको भी इसका मौका मिल रहा है। अब देखिए, अब पिछले 4 महीनों में जो हालात हुए, जिस तरह के राइट्स हुए, तो वो यही मैसेज तो दे आर पुटिंग अक्रॉस देयर ओन मैसेज। हैदराबाद में जो स्थिति, जो पूरे देश में स्थिति है कि भैया मुस्लिम के को लेकर या मुस्लिम के तरफ से तरफदारी करने वाला एक मजबूत लीडर चाहिए और वो मजबूत लीडर ओवैसी हो सकते हैं। ये मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कुछ मुस्लिम कन्विंस हो गया लगता है। चलिए, ये तो बात हुई एमआईएम की, लेकिन मोदी का जादू किस तरह से चला वो भी अपने दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र में मोदी का जादू चलता नजर आया, या ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मोदी लहर ने महाराष्ट्र में सब पार्टियों की नींव हिलाकर रख दी। लेकिन इन चुनावों के परिणामों ने सभी नेताओं के कामों का रिपोर्ट कार्ड भी देश के सामने रख दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में किन मुख्य नेताओं को जीत मिली और किन को हार का स्वाद चखना पड़ा। मोदी लहर के दम पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। महाराष्ट्र में चली मोदी लहर ने सभी पार्टियों की नींव हिलाकर रख दी। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बीजेपी ने सभी पार्टियों को पछाड़कर शानदार पहले पायदान पर अपना परचम लहराया। अब बीजेपी को महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद उसे सरकार बनाने के लिए किसी न किसी बैसाखी की जरूरत होगी। चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र में जो पहली तस्वीर उभरी वो काफी दिलचस्प है।
महाराष्ट्र में बीजेपी में अच्छी पैठ रखने वाले देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर नैत्रैत्य सीट से जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में सीएम पद की प्रबल दावेदार पंकजा मुंडे ने पड़ली सीट से जीत हासिल की। मुक्ताई नगर सीट से एकनाथ खड़से ने भी बीजेपी की झोली में एक सीट डाली। बोरीवली सीट से विनोद तावड़े ने भी बीजेपी को जीत का स्वाद चखवाया। वहीं अगर एनसीपी खेमे की बात करें तो अजीत पवार ने बारामती सीट पर जीत दर्ज की। एनसीपी में अच्छी पैठ रखने वाले आर पाटिल ने तास गांव से जीत का सेहरा पहना। एनसीपी के छगन भुजबल ने येवला से एनसीपी को जीत दिलाई। वहीं जयंत पाटिल ने भी इस्लामपुर सीट से एनसीपी को जीत दिलाई। दिंडोशी सीट से शिवसेना खेमे से सुनील प्रभु ने अपने नाम जीत दर्ज करवाई। वहीं अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हारने वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले रहे। जिनको अपनी सीट पर जीत का पक्का विश्वास था, उनका सपना चूर हो गया। कांग्रेस के नारायण राणे को कुणाल सीट से हार का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। गोरेगांव सीट से शिवसेना के सुभाष देसाई को भी हार का मुंह देखना पड़ा। शिवसेना में अच्छा रसूख रखने वाले सुरेश दादा जैन भी जलगांव शहर से हार गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से बाला नांदगावकर को शिवड़ी सीट से हाथ धोना पड़ा। वहीं दहीसर से मनसे की उम्मीदवार शुभा राहुल भी हार की सीढ़ी पर चढ़ती दिखी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के जोड़ घटाव का रिजल्ट सबके सामने आ चुका है। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में अब कौन सी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर आसीन होती है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी की सभी विरोधी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर पर कड़ी टिप्पणी की थी और जिस तरह से अब चुनावी नतीजे आए हैं और जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी सत्ता से बाहर हुई है और शिवसेना नंबर 1 से नंबर 2 पर आई है, इससे साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र की जनता ने कहीं न कहीं सभी को ये संदेश जरूर दे दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर अब भी खत्म नहीं हुई। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। तो हमारे तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता दिनेश सिंह। दिनेश जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में बेहद दिलचस्प तस्वीर उभर रही है। यह तो पूरी तरह से तय हो गया है कि आप अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते, लेकिन एनसीपी के साथ आप जा सकते हैं, यह बात सबको थोड़ी चौंका रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तो स्पष्ट बन ही रही है, बहुमत है, और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में मुझे लगता है जो पार्टियां, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे, जिसके अंदर इंटरनल लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सिस्टम है, पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, राज्यों में जाएंगे, वहां विचार विमर्श करेंगे और जो राज्य के हित में होगा वही फैसला होगा। लेकिन दिनेश जी, जिस एनसीपी को आपने तमाम चुनावी रैलियों में पानी पी पी कर कोसा, उसे नेशनल करप्ट पार्टी का, उसके साथ हाथ मिला लेंगे, यानी आइडियोलॉजी नाम की तो कोई चीज नहीं है। नहीं, आप अभी से ऐसा कैसे कह सकते हैं हम बड़े चक्कर में? और दूसरी चीज, आप इनकार नहीं कर रहे, कोई भी पार्टी का आपके बड़ा नेता इनकार नहीं कर रहा है, कह रहा है हम संभावना तलाशेंगे। दो चीजें हैं, बिना मांगे हुए अगर आप देखिए तो कुछ दिन से एक ट्रेंड चला आ रहा है कि बिना मांगे ही लोग समर्थन देने की बात कर रहे हैं। आप कोई इग्नोर नहीं करता, आप कह दीजिए कि नहीं चाहिए। नहीं, अमित शाह जी की ब्रीफिंग में बार बार इस बात पर जोर दिया पार्टी अध्यक्ष ने कि एनसीपी की ओर से एक तरफा समर्थन का ऑफर हमें है। एक बार भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि हम इस प्रपोजल में इंटरेस्टेड नहीं। स्मिता जी, मैं यही निवेदन कर रहा था आपसे कि आप कोई प्रस्ताव अगर सामने आता है तो फिर उसके परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ता है, कोई डीप में जाना पड़ता है कि आप कैसे कंडीशनल देंगे, अनकंडीशनल दे रहे हो, आप बात कर रहे हैं, बात कर नहीं दिनेश जी, संभावनाओं को खत्म नहीं करें ना आप। ये हमारे पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जा रहे हैं महाराष्ट्र में, वो जाएंगे, वहां राज्य इकाई से बात करेंगे, वहां नेतृत्व से बात करेंगे, फिर वही जाकर वहां पर विधायक मंडल की दिनेश जी अगर चयन होगा और देखिएगा कि सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का यहीं पे अगर ये शरद पवार जी की पार्टी ना होती, कांग्रेस कहती कि हम बीजेपी को बाहर से समर्थन करते हैं, तो क्या आप यही भाषा बोलते? क्या यही भाषा बोलते? आप साफ कहते नहीं चाहिए। ना 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 ना, दो चीजें हैं। माननीय मोदी जी का वक्तव्य सुनिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि आइए सरकार में न शामिल होइए। हम तो कह रहे हैं कि राष्ट्र के निर्माण के लिए आप सारे लोग सहयोग कीजिए, और लोग सहयोग, हम तो शशि थरूर से भी झाड़ू लगाने में सहयोग मांगे थे, आपत्ति कांग्रेस को हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उसको बड़े प्रोस्पेक्ट में देखना होगा।
हम यही कह रहे दिनेश हैं। जी एक चीज बड़ा जब उद्देश्य पूरे होता है कि स्ट्रेटजी बड़ी होती है, नहीं तो फिर ट्रेजडी हो जाती है कांग्रेस की तरफ। सुपड़ा साफ हो गया। दिनेश जी, एक पूरे इलेक्शन कैंपेन में या आपके विपक्षी जो भी हैं, कांग्रेसी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई भी, सब लोग यही कह रहे थे ना कि एनसीपी और बीजेपी में एक हिडन पैक्ट हो रखा है। उन लोगों की बात पहले हो गई है, तो अब ये तो प्रूफ हो गया ना। आज ये प्रूफ हो गया ना कि जैसे ही रिजल्ट निकला, प्रफुल्ल पटेल जी आते हैं, कहते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब देयर वाज अ हिडन पैक्ट बिटवीन यू पीपल। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव के पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया था, तो बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये कहते थे कि भाजपा की हवा का पता नहीं चलेगा और आने वाले 20-30 सालों में किसी एक दल की सरकार नहीं बनेगी। तो इस देश में आजादी है बोलने की, आप अपने विचार की अभिव्यक्ति दे सकते हैं, लेकिन जो फैसला आप बताइए, आप दोनों के बीच कोई उद्धव ठाकरे तो नहीं, ये बात कह हो रहे गई थे। थी ना। भारतीय जनता पार्टी कभी डील नहीं करती कि अंदर कोई डील हो गई क्या, कि जो आपके- होगा सामने होगा। और मैं दावे के साथ आपके चैनल के आपके माध्यम से पुराने कहना चाहता मित्र हूं, उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि आपकी बार डील बार है। वो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि और और छोटी ये छोटी आज बातों प्रूफ हो गया। एक चीज मुझे इतने बताइए। दिनों हम लोग ना, पूछते रहे आपसे कि ऐसा कुछ हुआ, बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शिवसेना आज तो से यही हो पहले गया। एनसीपी के समर्थन का एक बयान मिनट आया। हमको आप बोलने अगर दें तो शायद आपका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। मुझे बताइए कि एक परिवार में 2 सदस्य होते हैं, 2 भाई होते हैं, और जीवन की यात्रा साथ शुरू करते हैं। 20, 25, 30, 40 साल में हो सकता है किसी बात पर मतभेद हो और रास्ते अलग हो जाएं। तो क्या जिस दिन रास्ते अलग हो जाएं उसी दिन से आप कीचड़ उछालना शुरू कर दीजिए? भारतीय जनता पार्टी की गरिमा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी शिवसेना पर, जिसकी आप बात करें कि आप उनके साथ जाएंगे, कभी भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पर कोई आरोप नहीं लगाया। और आज मैं ये भी कह रहा हूं कि हम राजनीति के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं। जो महाराष्ट्र की जनता के हित में होगा वही फैसला भारतीय अच्छा जनता दिनेश जी, पार्टी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। दिल्ली की स्थिति पर अगर हम गौर करें, जो कुछ समय पहले थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अनकंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस ने दिया था। उस वक्त लगातार बीजेपी की तरफ से कहा गया कि इसका क्या मतलब होता है, बाहर से आप समर्थन कैसे दे सकते हैं, और अब आप एनसीपी को मना नहीं कर रहे हैं, यानी उसके लिए आपके रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। ये दोहरापन नई नीतियों में तो और क्या है? अभी कहीं कांग्रेस के कल किसी नेता का वक्तव्य में पढ़ रहा था समाचार पत्र में, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल साहब हमको फिर से प्रपोजल लेके आए थे कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, और लवली जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे। तो मैं सिर्फ निवेदन करता हूं, उस पार्टी की बात मत करिए। कांग्रेस और आप पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू है, इस पे बहुत चर्चा हो गई थी। आप चुनाव में जाके देख लीजिए, सिद्ध हो गया था। तो मुझे लगता है अब ऐसे लोगों की बात करना कि जो आरोप लगाए, आरोप लगा के भाग गए, और आरोप लगाने की वजह से भागे नहीं, जेल में होके आए, तो कम से कम ऐसे लोग। चलिए, आप शिवसेना के साथ जा रहे हैं ना? हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसके साथ जाएगी जो महाराष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहेगा, और जो भारतीय जनता अरे आप 25 साल तक उनके साथ रहे हैं शिवसेना के, आपको अभी तक पता नहीं चला कि वो विकास में कितना नहीं, योगदान दे सकते हैं? भ्रष्टाचारवादी पार्टी का क्या हुआ फिर, जिसको आपने, स्मिता जी, हम वही तो कहा, आपके अध्यक्ष ने भ्रष्टाचारवादी कहा, आपके प्रधानमंत्री ने कहा। हम फिर वही बात, और जनता नहीं, हमने कहा ना, तो जनता ने जवाब भी दिया। 2 भ्रष्टाचार, अगर एक निवेदन मैं कर लूं तो आपने क्यों नहीं मना कर दिया? एक निवेदन मैं कर लूं, हम आपसे समर्थन नहीं लेंगे हमें किसी भी सूरत में। नहीं, एक निवेदन मैं कर लूं। इस बार जो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुआ, मुझे लगता है 2 मुद्दों पर हुआ। हरियाणा में कभी कुरुक्षेत्र हुआ था, मुझे जो मैं पढ़ता हूं, महाभारत का युद्ध हुआ था, और 2 मसले पर हुआ था। एक भूमि के मसले पर, एक पक्ष कहता था कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर हम जमीन नहीं देंगे, और दूसरा मसला था एक नारी के अपमान का। एक दुशासन ने एक नारी का अपमान किया था। आज हरियाणा में वही स्थिति है। एक पार्टी थी जो प्रॉपर्टी डीलरों की पार्टी बन गई थी, सिर्फ उसने भूमि अधिग्रहित करने का काम किया, और वहां पर दूसरा मसला था कांग्रेस के कुशासन की वजह से जो दुशासनों की संख्या बढ़ी थी, और यही काम महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हुआ, चाहे वो आदर्श घोटाले की बात हो, चाहे सिंचाई परियोजनाओं की बात हो। दिनेश जी, एक सेकंड, आप बहुत विकास की बात कर रहे हैं। पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस की पार्टी रही है, सत्ता पे काबिज। वहां का जीडीपी रेशियो आपको पता ही होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि देश का नंबर 1 स्टेट महाराष्ट्र है। आपको यह भी पता होगा कि पर कैपिटा इनकम कितना है। आपको यह भी पता होगा कि महाराष्ट्र इज नंबर 1 जब ये व्हेन इट कम्स टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र देती है। आपकी गुजरात 5वें नंबर पे है जनाब। जरा एक मिनट, आप क्या कहेंगे? विकास नहीं हो रहा था, विकास नहीं हो रहा है। हरियाणा, हुडा जी 10 साल से थे और कहते थे देश में नंबर 1 हरियाणा। पर कैपिटा इनकम गुजरात और बाकी राज्यों से भी ज्यादा हो गया प्रश्न। कैसी बात कर रहे हैं? विकास तो उन लोगों ने किया।
हरियाणा की बात ले लीजिए, आईएनडी ने 144 पेज की चार्जशीट माननीय राज्यपाल महोदय को दी है। 10 लाख हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। अगर हुड्डा साहब ने आरोप नहीं किया है, अगर घोटाला नहीं किया है, तो उनको मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। अगर वो मुकदमा नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं। आप कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, विकास की बात मत कीजिए, करप्शन का इशू है। ठीक बात है। आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, करप्शन के करप्शन इशू issue कहाँ है? एनसीपी को नहीं मानते क्या? सबसे करप्ट पार्टी एनसीपी है। अगर पूरा चुनाव क्या मैंने नहीं कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से आप तुलना कीजिए ना। हम गोवा की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, आप तुलना कीजिए। और आज जो मोदी जी का एक औरा बना है, वो महोदय एक दिन की बात नहीं होती है। नहीं तो यानी बस मोदी की लहर है ना, लहर पर सवार होकर आप लोग आगे बढ़े चले जा रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं था आपके पास। जिस फसल की बात कर रहे हैं जरा सुनने का धैर्य रखिए। फसल कैसे तैयार होती है? मैं किसक का बेटा हूं। पहले खेत की जमीन को जोता जाता है, पाटा लगाया जाता है, बीज डाला जाता है, अंकुरित होता है, जल दिया जाता है, फिर उसमें खाद डाली जाती है। एक आदमी उसके सीने को चीरता है, दूसरा व्यक्ति उसमें पाटा लगाता है, तीसरा आदमी बीजारोपण करता है। और मोदी जी उसमें खाद पानी का काम किए हैं, जो आज आपको पौध जो है पल्लवित और पुष्पित नजर आ रही है, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी काटने का काम कर रही है। दिनेश जी एक चीज केवल स्पष्ट कर दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले लोकसभा में और अभी मौजूदा विधानसभा चुनाव में करप्शन का मुद्दा बहुत जोर शोर से रहा और चुनाव नतीजे बताते हैं कि शायद लोगों ने उस मुद्दे को फैक्टर किया है वोट डालने के वक्त पे। क्या आप एनसीपी को ये जो करप्शन का मुद्दा आप उठा रहे थे उसमें हिस्सेदार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? निश्चित। और अगर आप उससे समर्थन बाहर से लेंगे तो इसका क्या जवाब आप अपने वोटरों को देंगे? निश्चित तौर पर जब हम समर्थन लेंगे उसके बाद आप हमसे इस प्रश्न का उत्तर मांगिएगा, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अभी क्यों नहीं? अभी इसलिए कहिए नहीं दूंगा। ये करप्ट पार्टी है। आपके मोदी जी ने कहा था नेशनल करप्ट पार्टी। आज भी मैं कह रहा हूं ना, भ्रष्टाचार जो उन्होंने कहा था उससे मैं अलग जा रहा हूं। हमने कहा कि करप्ट पार्टी नहीं है, उन्होंने कहा था 10 नंबर पे ही सुई अटकी हुई है। तो दिनेश जी, अगर एनसीपी करप्ट पार्टी है तो उसका समर्थन आप कैसे ले सकते हैं? इनकार क्यों नहीं कर रहे आप 1 मिनट रुकिए ना। उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, वो प्रस्ताव उस प्रस्ताव पर क्यों गौर किया जा रहा है? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। हमारा विचाराधीन है, रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ विचाराधीन है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें बहुत योग्यतम लोग हैं। निश्चित तौर पर जो फैसला लेंगे ना, वो राष्ट्र के हित में होगा और राष्ट्र के हित में होगा। जो कांग्रेस पार्टी बार बार सीना नापने का काम करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तो खत्म हो गई दिनेश जी। स्मिता जी, अगर कोई मामला अटकेगा ना तो फिर से पार्लियामेंट्री बोर्ड हो बैठक तो सकती है। संपन्न हो गई। नहीं, फिर से हो सकती है। और सीना नापने का जो काम है, दर्जेगिरी में 3 काम होते हैं, नापना, काटना और सिलना। कांग्रेस ना तो नाप लेना जान पाई, सिर्फ काटना जान पाई। जाति धर्म पंथ और मजहब के नाम पे काटा, देश को काटा और सिलने का काम भारतीय जनता। और मोदी जी दर्जीगिरी नहीं, मोदी जी अगर काम कर रहे हैं तो राजगिरी के कर रहे हैं। मजबूत नींव पर बुलंद इमारत खड़ी करने का, एक ईंट से एक ईंट को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दिनेश जी, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए कि एनसीपी की तो आपने बहुत बुराई कर ली, लेकिन अभी भी आप उससे समर्थन लेंगे, इससे आप इनकार नहीं कर रहे। लेकिन शिवसेना तो आपकी नेचुरल अलाई मानी जाती है, 25 साल पुरानी दोस्त है, उससे ऐसी क्या गलती हो गई कि अभी भी उसके लिए हामी नहीं भरी जा रही? नहीं, 2 चीज देखिए, वही हमने कहा ना, आपको एक परिवार का उदाहरण दिया। हम सब राजनीतिक से पहले भी कोई व्यक्ति किसी परिवार से आते हैं। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं किसी मामले पर मतभेद होना निश्चित तौर पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं हुआ था, कोई मनभेद नहीं हुआ था। हमारी सबसे पुरानी राजनीति, हम तो चाहते थे, हम नहीं चाहते थे गठबंधन टूटे, लेकिन आप उतनी सीट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए जितनी हम जीत कर आ गए। हरियाणा में आप हजका उतनी सीट मांग रहा था जिससे ज्यादा हम जीत कर आ गए। ये बात आप मान रहे हैं? एक सवाल में पूछा कमलेश जी बोलते हैं कि आप दोनों इकट्ठा होते तो शायद 200 सीट से ज्यादा जीतते। ये आपने क्या कर लिया? 1 मिनट, इसका मतलब जो परिणाम आया है, सारी मुझे जहां तक संज्ञान है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, महाराष्ट्र की राजनीति में 88 सीट से ज्यादा कभी किसी को सीट नहीं मिली थी। आप देख लीजिए, पहली बार है, बिल्कुल पहली बार राजनीति के इतिहास में है, भारतीय जनता पार्टी ने 7वीं पारी खेली और सरकार बनाने जा रही। इसका मतलब हमने जो किया वो हमारा निर्णय। एक सवाल पूछना चाहता हूं, बस एक सवाल। तो क्या हम ये माने कि आप जो है एनसीपी को दिखाकर शिवसेना को डरा रहे हैं कि देखिए ज्यादा मत मांगना, दबाव बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी दबाव की राजनीति करती ही आती ही नहीं। अगर आई होती ना तो मजबूरी में गठबंधन बना के चलती। तो इसलिए आप दबाव बना रहे हैं, आप नहीं आ रहे, आप बना रहे दबाव की आप राजनीति नहीं करते तो एनसीपी को आप नकार देते और मना कर देते कि हमें नहीं चाहिए आपका समर्थन। अरे भैया, ना तो दबाव की राजनीति, ना तो मोल तोल की राजनीति। अगर हम यही करते होते, खरीद परोसना,
तो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार न चली जाती। तो गलतियों में अगर चली आज गई। भी कोशिश किसी तो की पार्टी गई में थी। आज भी किसी पार्टी में इतिहास में ना जाए, नैतिकता प्लीज। बची इतिहास है, में ना जाए, नहीं तो अगर सब बातें नैतिकता होंगी बची है, कि प्रमोद जी क्या लोकतंत्र कर रहे बचा थे है, इस वक्त और बाकी लोकतंत्र क्या कर रहे जीवित थे। नहीं, है, नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ अटल भारतीय जनता बिहारी पार्टी है। वाजपेयी ने जिस अलायंस की थ्योरी पे अपनी सरकार चलाई थी उसको तो आपने आते ही ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अटल जी का फॉर्मूला था एनडीए 1 का कि केंद्र में बीजेपी और राज्यों सत्ता में- चलाएगी और राज्यों में राज्यों में हमारे जो रीजनल पार्टनर चलाएंगे। हैं हम उनकी मर्जी से चलेंगे उनका और इस फॉर्मूला तरह था। इसलिए उद्धव ये बोल रहे ये हैं। फॉर्मूला था, उसको आते ही स्मिता अपने जी- प्रधानमंत्री ने ध्वस्त कर स्मिता दिया। जी, ये राजनीति में परिवर्तन का युग है और जिसको हम अब कहते हैं विकास की राजनीति, न्यू पॉलिटिक्स है। आज जनता हाँ, ये जब न्यू तीर- पॉलिटिक्स है, मोदी का मुझे पॉलिटिक्स बोल है, सही लेने बात। दिया करिए जब आप लोग जी, करते हैं तो न्यू पॉलिटिक्स में यही है। जनता आज भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा क्यों कर रही या मोदी जी के साथ जाना क्यों चाहती है, यह सवाल अहम है। ऐसे थोड़ी कि एक दिन में आप और बना लीजिए, आप भी बना लीजिए, हम भी बना सकते हैं। ये विश्वास जीतना होता है। जब पड़ोसी राज्य को देखता है कि आज दिनेश जी, सचमुच मध्य आप प्रदेश, जनता के छत्तीसगढ़, पास बिहार जाते हैं, स्टेट था, विश्वास जीते हैं कि काला धन लेके आएंगे और वही एफिडेविट जाके देते हैं जो यूपीए देके गया था अरे सुप्रीम कोर्ट में। महाशय, प्लीज निश्चित तौर पर काला प्लीज धन- ऐसी बातें ना पुरानी करें। ट्रिटी का हवाला दिया जाता है। आप एक प्रश्न सेम, का उत्तर सेम। ले लीजिए, इसका भी उत्तर ले लीजिए ना, नहीं तो इस पर अलग से आप- डिबेट आप- कर लीजिएगा। आप लॉफ्टी बातें किए जा रहे टिकेंगे थे। नहीं, टिकेंगे नहीं। सुन लीजिए, हम काला धन 100% वापस लाना चाहते हैं। हमने दिया एफिडेविट क्योंकि जेठमलानी जी डाइंग डिक्लेरेशन क्यों दे रहे हैं? सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बीच में बोल देने का मतलब सही बोल देना नहीं है। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा था कि हमने कहा सुप्रीम कोर्ट को, हम चाहते हैं कि धन वापस आए, लेकिन हम इस तरह से एक पोपोगंडा खड़ा करके दूसरे देशों से जो हमारा संधि है उसको हम खत्म नहीं करते। ये संधि कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन उन्होंने तो सूची भी प्राप्त नहीं की। क्यों नहीं की? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वो काम करेगी जो अटल बिहारी वाजपेयी जिसको अधूरा छोड़ के गए थे, वो माननीय नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, यही है शुरुआत। अभी कुछ कांग्रेसी मानसिकता है। अरे मैं तो चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से पहलवान मजबूत हो सामने वाला, तो लड़ने में मजा भी आए। अच्छा, लेकिन जब दिनेश उनका जी, फिर सिट्टी दिनेश जी, पहलवान हो जाएगा। चलिए, और एक हरियाणा नई पे बात जानकारी आपको दूं, एक नई जानकारी, आपकी जानकारी। कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट खोल लीजिए, लैपटॉप लेके बैठे हैं, गांधी जी गायब हैं। जो गांधी जी उनके वेबसाइट में होते थे, पटेल साहब सुन लीजिए, सारे नेताओं, कांग्रेसी नेताओं को तो आप लोग लिए जा रहे आप तो- हैं। हाँ, सारे वही- मोदी, वो सारे बस मैं यही कहलवाना थोड़े चाहता दिन था। में बीजेपी की साइड पे दिखेंगे। मैं यही कहलवाना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी, आप तो हाईजैक किए जा रहे हैं एक के बाद एक दूसरा। भारतीय जनता पार्टी उनके मतदाताओं को हैक कर लिया, उनके नेताओं को हैक कर लिया। भारतीय जनता पार्टी को नोटों में छपे हुए गांधी से प्यार नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को प्यार था गांधी जी और पटेल जी के सिद्धांतों से। अच्छा, इसलिए दिनेश जी, आज उस महात्मा गांधी के दिनेश फोटो जी, की जगह राहुल गांधी का, अरे कब तक दिनेश जी, पकड़ोगे? दिनेश जी, बताइए, आपने बात, देखिए, आप बात को उधर ले गए तो एक सवाल पूछूंगी। जी। गांधी और पटेल तक तो चल जाएगा काम, लेकिन जो जिस तरह से आप नेहरू को भी अपने परिवार में ला रहे हैं, नेहरू के लिए आरएसएस में जो विचार हैं और पूरे संघ परिवार में जवाहरलाल नेहरू को लेकर और बीजेपी के नेतृत्व में भी जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के जो विचार हैं, उसको आप कैसे अपने लोगों को reconcile समझाएंगे? नहीं कर सकते आप। स्मिता जी, आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत नजदीक से देखे हैं और आज सामाजिक क्षेत्र की कार्यकर्ता हैं, इसलिए आप चीजों को समझती भी हैं। काजल की कोठरी में कैसो है सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पिलाई। तो कांग्रेस तो काजल की कोठरी है। निश्चित तौर पर हो सकता है उस संगम में स्नान करने पर, भारतीय जनता पार्टी की उस बैतरणी में स्नान करने पर आप उनके नेताओं का निश्चित- शुद्धिकरण कर रहे हैं। नहीं, तो अगर चाहते हैं, घर लोग वापसी आ हो रहे रही हैं, लोग आ रहे हैं। अब उस कालिक को, कोठरी को लोग तोड़ना, कोई आदमी, संगत का स्वभाव होता है, संगत का जब स्वभाव हो जाता है तो लोहा भी पानी में तैरता है। अच्छा, भारतीय ये जनता बताइए, पार्टी दिनेश जी, लकड़ी का काम दिनेश दिनेश जी, जी लोहे को भी तैराएगी। दिनेश जी, RSS चौधरी में वीरेंद्र तो सिंह को नेहरू फायदा सबसे होगा बड़े बीजेपी विलेन ज्वाइन हैं करने देश का। की सारी policies के। चौधरी वीरेंद्र सिंह को फायदा होगा हरियाणा में बीजेपी ज्वाइन करने का, मौका देंगे उन्हें, आप आगे लाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में करोड़ों लोग हैं, ये कार्यकर्ता है ना। नहीं, मैं हम मुख्यमंत्री उनको पद कुछ के बनाने का- दावेदारों की बात कर रहा हूँ। क्या चौधरी मुख्यमंत्री वीरेंद्र पद सिंह के को बनाएंगे दावेदारों चीफ की मिनिस्टर बात कर रहा हूँ भैया, यही बात हुई थी ना आपस नहीं में नहीं, कभी जब अगर उनको ये- आप वापस लाए थे तो। नहीं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद आज ये कहते हुए नजर आए कि हाँ मैं तैयार हूँ। एक चीज सुन लीजिए, यही डील हुई है ना आप लोगों में। आप वो सुन तो लीजिए। कहते रहे कांग्रेस में मेरे साथ ट्रेजेडी होती रही, ट्रेजेडी हो। आप तीनों लोग या तो एक ही बार सवाल पूछ लीजिए, तो मैं एक एक करके बोलिए, बोलिए दिनेश। बस ये था कि देखिए, कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तो सोचता है कि अच्छा डॉक्टर बन के निकलूं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है तो सोचता है कि अच्छा इंजीनियर बन के निकलूं। आप पत्रकारिता जगत में है तो आप चाहते हैं कि अच्छे पत्रकार के निकलूं, और मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता हूं तो मैं चाहता हूं जनप्रतिनिधि होकर निकलूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बने। ये सोचना कोई गलत बात नहीं। जब मैं इंटर किया था आपके इस डिबेट में,
तो बहस चल रही थी पंकजा जी को। पंकजा जी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बयान को कितने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, मुझे कभी कभी दुखद होता है। किसी को भी इच्छा पालना ये कहां का गुनाह है? उन्होंने अगर हो बाइट तो दिखा दीजिए। उन्होंने शब्द ही नहीं कहा जो आप लोग चला रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ लोग मेरे नाम को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनका बड़प्पन है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी मुझे देगी तो निश्चित तौर पर उसका निर्वहन मैं करने में सक्षम हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा मतलब है इसका? हूं स्मिता जी, कभी कभी दिनेश जी दो बातों के बीच की बात हम लोग बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, पॉलिटिकल बातें अब नहीं इसका समझ और में क्या आती है। आप ये मतलब कह होता है रहे ये आप मुझे समझा हैं, दीजिए। मीडिया नहीं समझती है। ये आप बता दीजिए, हम नहीं समझ पाए, हम अज्ञानी हैं। आप समझा दीजिए इसका मतलब क्या है? ना जी जी, मैं कह रहा हूं इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल स्तर का जो कार्यकर्ता है उसमें भी मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत है। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादियों की पार्टी नहीं है, ये परिवार की नहीं है। भजन लाल, देवी लाल और लाल जो थे ना, उनके जाल में हरियाणा फंस गया। आज उनके जाल से मुक्त हुआ है। आज हम 4 सीट से बहुमत की सरकार बनाया। आप जनता जनार्दन के फैसले को आप अंगुली उठा रहे हैं। जी यानी पंकजा मुंडे रेस में सबसे आगे हैं, आप ये मान रहे हैं? उनकी दावेदारी अरे मजबूत भैया, है। यहाँ मुख्यमंत्री पद की दौड़ हो रही है। अजीब बात है, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद की दौड़ हो रही क्या? अजीब सवाल पैदा है। तो पहली बार नहीं तो आपने मुख्यमंत्री तो किसी को बनाएंगे ना दिनेश जी। भारतीय जनता बीजेपी मुख्यमंत्री किसी को बनाएगी या नहीं निश्चित बनाएगी? तौर या पर। नरेंद्र मोदी, जैसे आज आपके एक नेता कहते हुए नजर आए कि मिनी मोदी सरकार चलेगी हरियाणा में। निश्चित तौर पर हम बनाएंगे, महाराष्ट्र लेकिन हम टीवी चैनल पर बैठ के कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री बनने की एक प्रक्रिया है। आज पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, वो जाएंगे, वहां के विधायकों की बैठक बुलाएंगे, वो विधायकों वही ने कांग्रेस सहमति वाली बनाएगा। ये सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि चुनाव के दौरान आपकी कोई स्टेट लेवल लीडरशिप नजर नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जिक्र हुआ, उन्हीं की चुनावी रैलियां हुई। और सुन लीजिए, जिस स्टेट लीडरशिप पे आप सवाल कांग्रेस कर रहे हैं, कल्चर को तो आप मतलब उसमें मोहर लगा रहे हैं ना, नहीं, पर्यवेक्षक कांग्रेस जाएंगे। कल्चर क्या है उस पर भी हम बहस कर लेंगे। जी, दिनेश लेकिन जी जिस बोलिए। प्रदेश नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। ऐसा है, जब जमीन ठीक होती है ना, तभी आप फसल उसमें पैदा कर सकते तो हैं। उनको मुख्यमंत्री के तौर पर आपने क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? और जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे विधानसभा के चुनाव में, हमको उम्मीद थी कि हम पास हो रहे हैं। कारण कि हमने साल भर मेहनत की थी, हम अच्छे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे, हमारे शिक्षक अच्छे थे, हमारे अभिभावक अच्छे दिनेश जी, थे। राजनीतिक आज हमें इलेक्शन- नौ समय स्मिता जी, देवेंद्र आज हमें जी को इंतजार आप सिर्फ- चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर देते तो इसका नुकसान हो जाता ना आपको, ये डर था। ये बात पूरा हो जाए। और आज हमें सिर्फ इंतजार था कि क्या हम डिक्टेंशन मार्क से पास हो रहे हैं। आज हम डिक्टेंशन मार्क से पास हो गए। सर, दूसरा distinction सवाल, नहीं है ये और महाराष्ट्र में आपका। अब सुन ले, अभी है डिक्टेंशन मार्क। दिनेश जी, सवाल आपने नहीं होंगे कह तो दिया कि जवाब हमने भी नहीं दे इतिहास पाएंगे। रचा है। कहाँ है आप, किस मुकालते में? दिनेश जी, जो सवाल कभी भी जिस होने सीमा दीजिए। को नहीं टच कर पाया, दिनेश- उस सीमा को भारतीय जनता पार्टी ने वहां टच किया। आप कह रहे हैं ये डिक्टेंशन मार्क आप नहीं कह रहे हैं है। दिनेश मोदी लहर थी, जी, दिनेश जी, मोदी सवाल लहर भी तो होने उसमें दीजिए, वरना ये होना भाषण चाहिए हो था। जाएगा। नहीं, सवाल करिए होने ना। दीजिए, है ना? सवाल करिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप जब बात करते हैं बीजेपी कल्चर की, आप जब बात करते हैं बाकी सब चीजों की, तो क्या आपने कभी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किए अपने लीडर? क्या आपने प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किए? तो आखिर हमेशा क्या से कारण करते आए नहीं, था? बहुत बढ़िया सवाल तो है। क्या कारण था नहीं, कि आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में नहीं किया? निश्चित कोई नेता नहीं अब था। उत्तर लेकिन धैर्य से सुनिएगा। आप लोग बीच में जरा सा छटपटाने नहीं, लगे। उत्तर जरा थोड़ा सा शॉर्ट में संक्षिप्त दीजिए, रखिए संक्षेप तो में अच्छा दीजिए, रहेगा। टेलीविजन डिबेट है ये। नहीं, जिस तरह का प्रश्न होता है कभी कभी संक्षेप में काम नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी, आप सबको पता है कि पहले नेता की घोषणा करके चुनाव लड़ती थी। मैं आपके बात से सहमत हूं, लेकिन कहीं संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा अनिवार्य हो कि आपको नेता चुनकर ही चुनाव लड़ना है तो हम करते। रुक जाइएगा, ये परिपाटी दूसरी पार्टियों में थी, कांग्रेस वगैरह में, कि वो नेता बाद में चुनते थे। हमने भी एक प्रयोग किया है और हमारा प्रयोग सफल रहा है, इसलिए हमारे उस प्रयोग पर आप कृपया करके अंगुली ना उठाएं। हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लगे हैं और उसका परिणाम सबके सामने है। हमारा मुख्यमंत्री वहां बनने जा रहा है। धैर्य रखिए, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात का विकास हो रहा है, वैसे ही अब महाराष्ट्र और हरियाणा का विकास होगा। और विकसित राज्यों की सूची, सिर्फ गुड़गांव का विकास हो जाना हरियाणा का विकास नहीं। हरियाणा में 4 घंटे, जैसे आज जहां आप बैठे हैं ना, उत्तर प्रदेश में बिजली कब आती है कब जाती है पता नहीं होता है, वैसे हरियाणा का हाल है कि वहां 4 घंटे 2 घंटे मोबाइल नहीं चार्ज होता है। और बात ही छोड़ दीजिए। और नंबर 1 हरियाणा, लूट में नंबर 1 अब हरियाणा। वो पावर अब हमेशा रहेगी, आप ये कह रहे हैं ना? कौन आपकी सरकार आ जाएगी तो वहां पावर का क्राइसिस खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में पावर का कब क्राइसिस रहा है? भाई आज भी है, पता नहीं आप कहां हैं। मुंबई
मुंबई जैसे वहाँ- शहर में जी, मुंबई जैसे शहर में 24 घंटे बिजली आती है। हरियाणा की तो मैं बात कर रहा था, आप महाराष्ट्र देखिए गए। देखिए आप महाराष्ट्र में हरियाणा की बात मैं कर रहा था, आप महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र में क्या चलिए दिक्कत है, हरियाणा उसकी बात में करिए। आपकी सरकार आएगी तो प्रॉपर क्राइसिस खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समूचे राष्ट्र की बात कर रहा हूं। मोदी जी खुद के लिए काम करने नहीं आए, क्षमा कीजिएगा, परिवार के लिए काम करने नहीं आए, क्षमा कीजिएगा, और पार्टी से पहले राष्ट्र के लिए काम करने आए हैं। जब राष्ट्र का उद्धार होगा तो पार्टी का भी उद्धार होगा और समाज का होगा और व्यक्ति का होगा। मोदी जी की जितने फैसले यहां बताइए, कोई ऐसा फैसला है जो व्यक्तिगत फैसला हो? जो 56 इंच का सीना ना जिस दिन बोल रहे थे, आप पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मेरिटेन स्क्वायर में तो हर व्यक्ति का सीना 56 इंच का हो रहा था। अगर कोई दूसरी मानसिकता का होगा, उसी का सीना हो सकता कम हुआ होगा। पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में लोग लोकसभा में हमेशा जाते थे, सब उसको लोकतंत्र का मंदिर कहते थे, देखिए, लेकिन अमेरिका में बात ना करें। पहली बार किसी व्यक्ति ने उस सुनिए, लोकतंत्र के मंदिर को साष्टांग दंडवत किया तो उसका व्यक्ति का नाम है जनाब, माननीय नरेंद्र मोदी। आपने जो अमेरिका में किया, लोग तो ये कह रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आपने तो बिगुल बजा दिया, अमेरिका से महाराष्ट्र इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू कर दी अमेरिका में जाके। ये तो खूब वो तो पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग था। एक चीज और सुन लीजिए, अमेरिका में एक ब्रेकिंग चला दीजिए। नाइट्रेडमस की जो भविष्यवाणी थी, इशारों में बात करते हैं, सभी भविष्यवाणियां सही हुई। उन्होंने कहा है 21वीं सदी का नेतृत्व ऐसा देश करेगा जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होगा और इंडिकेशन भारत की तरफ है। मुझे लगता है वो व्यक्ति तो सामने है और नरेंद्र मोदी हैं, पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता उस व्यक्तित्व में है। अभी सार्क देशों का जिस तरह से वो नेतृत्व करने जा रहे हैं, और एक भारतीय होने के नाते सीनियर पैनल पे बैठे हुए लोगों को गर्व होना चाहिए कि कम से कम एक प्रधानमंत्री ऐसा मिला है कि आज जितने दुनिया भर में जितने भारतीय हैं ना, सबका जितनी सीना बात चौड़ा कर है। रहे हैं, कुल मिला के जैसे सोनिया गांधी व्यक्ति पूजा हो रही थी, वही चीज हो रहा है ना। मोदी 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 भैया वो मजबूरी मोदी से में- शुरू होते हैं, मोदी पे खत्म हो जाते हैं। आला कमान संस्कृति को ही बढ़ावा नहीं मोदी दे रहे आप, नेतृत्व ये कर रहे बताइए। थे राज्य का इलेक्शन, सीधा ये खुद सीधा कह रहे हैं। सवाल आपसे दिनेश कह जी, रहे हैं। आला कमान संस्कृति को बढ़ावा नहीं तो और क्या है ये? भैया आला कमान संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में कभी हो ही नहीं सकता, जो इसकी क्यों? नहीं, इसलिए जो तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात होनी चाहिए, फिर मोदी जी की पहले बात सुन- क्यों हो रही है? अब सुन लीजिए, इस जब स्ट्रक्चर आज आपके किसी भी एक नेता प्रश्न ने का उत्तर नहीं दे, या तो दिनेश आप- जी, आज आपके किसी भी नेता ने, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, किसी भी नेता ने किसी स्टेट लेवल लीडर के सर सेहरा नहीं बांधा। सबने कहा ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नतीजा है, उनकी करिश्माई छवि का नतीजा है। हम उससे नीचे उतरकर सेहरा बांध रहे हैं। नहीं, हरियाणा ये तो सुन कांग्रेस में लीजिए। होता था ना, ये तो सुन लीजिए। कांग्रेस में होता था कि जीत होती है तो आला कमान की होती है, हारते हैं तो हम हारते हैं। हम उससे भी नीचे जा रहे हैं ना। ये जो जीत हुई है, ये सबसे पहले जीत हरियाणा की जनता का है और सबसे पहले जीत महाराष्ट्र की जनता का। कार्यकर्ताओं का बाद में परिश्रम आता है। आज जनता ने भी पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग किया है, लोगों ने घर से निकले, उनका धन्यवाद करना चाहिए। वो उनकी जीत है, ये नौजवानों की जीत है। आज नौजवानों का जो ट्रेन एक विश्वास का संकट दिनेश जी, देखिए ये इलेक्शन परिवर्तन का इलेक्शन था। 15 साल से जो महाराष्ट्र की जनता एक ही सरकार को झेल रही थी, हरियाणा में 10 सालों से चल रही थी। आपका क्रेडिट उतना जाता नहीं है, नहीं। लोग तंग आ गए थे, लोग परेशान थे। जी, जी। ये परिवर्तन का था, ये आपका असर नहीं है, मोदी लहर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। वो आप- एक नहीं, आप मध्य प्रदेश में कई साल से सरकार है, आप छत्तीसगढ़ में कई साल की सरकार है, आप गुजरात में कितने? तो यही देखिए, बात तो पहले सुन लीजिए, यही मैं बात पूरा- कांग्रेस महाराष्ट्र में कह सकती पहले- है ना, पहले कि बात मैं 15 साल से कर रहा था। पहले बात सुन लीजिए। अगर ये देखिए, सरकारें जब अच्छा काम करती है ना, एक बार भी रिपीट करती हैं, 2 बार भी करती हैं और 2 बार से ज्यादा भी करती हैं। तो उन तो लोगों को आप भी 3 बार मिला। कांग्रेस पार्टी में जो दिक्कत है वो कहां है? ये मुझ सवाल, अगर कोई कांग्रेस का होता तो मैं बताता। कांग्रेस पार्टी में दिक्कत क्या हो रही है कि बीमारी हाथ की है और इलाज पैर का हो रहा है। उनको सबको पता है कि बीमारी कहां है, लेकिन जो डायग्नोस करने वाले लोग हैं वो डॉक्टर को सही जानकारी, रिपोर्ट सही नहीं भेज रहे दिनेश जी, हैं। अगर दिनेश रिपोर्ट सही हो जाए और इलाज सही हो जाए तो मैं तो चाहता हूं कि हमारा पहलवान मजबूत हो। मैं तो कह रहा हूं, लेकिन हमको लगता है वो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी कह रहे हैं ना जी, अब कांग्रेस मुक्त हो ही के रहेगा। कांग्रेस मुक्त मतलब भ्रष्टाचार मुक्त होकर रहेगा देश। चलिए स्मिता, मैं केवल ये जानना चाह रही हूँ, दिनेश जी ने काफी राजनीतिक फिलॉसफी बता दी हमें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने जैसा कहा कि कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है कि कोई नेता घोषित किया जाए। इनफैक्ट हमारा संविधान तो उल्टा कहता है, वो तो ये कहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि चुनकर आएंगे और अपना एक नेता चुनेंगे। वहां तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो मैं समझना चाह रही हूं कि क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में ये कोई चेहरा लेकर मैदान में नहीं उतरे और इन लोगों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कंधों पे सब कुछ डाल करके और पूरा प्रचार किया, तो क्या अब हम मान ले कि अब बीजेपी में वो फॉर्मूला शुरू हो गया है
कि अभी झारखंड होगा, बिहार होगा, असम होगा, तमिलनाडु होगा। क्या आने वाले समय में ये फॉर्मूला बन गया है कि अब बीजेपी में नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री दावेदार की तरह प्रचार करेंगे और अमित शाह संगठन, कोई नेता डिक्लेयर क्या अब नहीं होगा? क्या ये एक्सपेरिमेंट तय हो गया? नहीं स्मिता जी, आप भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई दूसरा पूछता सवाल तो मेरे समझ में आती बात। भारतीय जनता पार्टी नेताओं से और कार्यकर्ताओं से पूछती है कि भैया इस प्रदेश में चुनाव है और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं से और कितने दिन का समय देना चाहते हैं, ये संगठन तय करता है। अब माननीय मोदी जी ने अगर 1 हफ्ते का समय दिया था, इसमें संगठन तय करता है कि उनकी रैलियां कितनी कहां लगेंगी। निश्चित तौर पर ये रणनीति होती है। आज जो है, अगर झारखंड और जिस जम्मू कश्मीर की आप बात करने चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव के लिए और उस राष्ट्र के हित में जो होगा वही फैसला वहां भी होगा। आप निश्चित जानिए कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी जब चुनाव होगा, इवन दिल्ली में भी जब चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का याद दिलाता हूं। एक स्टेटमेंट मोदी जी की जो पहली सभा थी महाराष्ट्र में, उसमें उन्होंने कहा कि आज यदि गोपीनाथ मुंडे जी होते तो शायद मैं यहाँ इतना चुनाव के लिए नहीं आता। 27 सभाएं की, अनप्रेसिडेंटेड फॉर अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी। बिल्कुल, मोदी देश को चलाएंगे। यहाँ आपके सीमा पे क्या हाल था और वहां वो कैंपेनिंग में व्यस्त थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी कोई प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट का इलेक्शन में इतनी सभाएं करता है? कभी किया कभी इतिहास में आज तक? अब ये भी आप कह दीजिए कि रिस्ट्रिक्शन है कि प्रधानमंत्री कितनी सभा? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बोलूंगा ये? उन्होंने खुद कहा कि कोई लीडर ही नहीं है, कोई है नहीं। ऐसी नौबत क्यों आई? हम आपसे तेज बोल सकते हैं, हमसे तेज आप नहीं बोल सकते, मैं जानता हूं। मैं सिर्फ ये कंपटीशन में निवेदन कर रहा था, सिर्फ सुनिए तेजी में। आप एक सवाल नहीं उठाए कि 10 साल तक इस देश में एक माननीय प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे। ये प्रधानमंत्री जिसको आप सबसे बढ़िया अपना प्रधानमंत्री बनाए, ईमानदार के पुतले आपने बनाए, जिसके नेतृत्व आपने 10 साल तक शासन किया था, उनकी एक मीटिंग लगी, उस पर सवाल नहीं है। और प्रधानमंत्री 21 नहीं, अगर प्रधानमंत्री को 100 सभा करनी पड़े इस राष्ट्र के हित में और राज्यों के हित में, तो मुझे लगता है करना चाहिए। ये तो उनकी महानता है। गला बैठ गया है। एक दिन नरेंद्र मोदी चले जाते वहां गोली चलाने, और पहली बार हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की भाषा में अगर किसी ने जवाब दिया है तो इस सरकार के कार्यकाल में सेनाओं ने दिया है, और इस पर आपको खुशी होना चाहिए। ये लड़ाई पाकिस्तान और कांग्रेस और भाजपा की नहीं, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं। सुन लीजिए दिनेश जी, मेरा देखिए, हम में से किसी का भी विरोध ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने वहां सभाएं की, नरेंद्र मोदी जी इतने एक्टिव रहे, वो बहुत एक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत वो अच्छी तरह देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई विरोध की बात नहीं है और ना ही इस पे किसी का विरोध है। देखिए, बीजेपी का एक दौर रहा है, एक तरह से बीजेपी में राजनीति की जाती रही है। बीजेपी में या आरएसएस में ये राजनीति का फॉर्मूला रहा है कि व्यक्ति विशेष नहीं होता है, संगठन विशेष होता है। आपके सारे, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, आपके सारे नेताओं ने आज ये कहा कि मोदी जी का जादू चल गया। हो गई आपकी बात कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूं, तो क्या आप उससे, हम सारे ये पूछना चाहते हैं कि आप बीजेपी उससे डाइवर्ट हो रही है, अब व्यक्तिवाद की तरफ जा रही है? हो गई अब आपकी बात पूरी। जैसे हम बीच में नहीं बोले तो आपसे भी निवेदन है। मैं बीच में बोल ही नहीं रहा हूं। आप नहीं, बस मैं ये निवेदन कर रहा था जी कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कभी व्यक्ति पूजा पर जा ही नहीं सकती है। आप ही लोग, कई लोग थे, हम बड़े चक्रवर्ती जी कभी कभी बैठते थे कि आपके यहां तो बड़े देवता हैं, एक देवता के पास जाइए तो दूसरे नाराज होता है, दूसरे के पास जाइए तीसरे नाराज हो जाते हैं, तो कैसे व्यवस्था हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी को नजदीक से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कभी व्यक्ति पूजा नहीं हो सकती, नंबर 1। और दूसरा, लेकिन जिसका योगदान है सरकार बनाने में, जिसकी लहर दिखाई दे रही है, जिसकी सुनामी चल रही हो, तो उसका क्रेडिट भी उसको देना चाहिए। अगर आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। और जो आज भारतीय जनता पार्टी अगर कोई क्रेडिट माननीय नरेंद्र भाई मोदी को दे रही है, तो उसके 100% हकदार आज की तारीख में वो हैं। क्योंकि आज कार्यकर्ताओं में एक मायूसी थी, हम जिसका बार बार निवेदन कर रहे थे कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसे हो गई थी कि लोग नेताओं पर विश्वास नहीं करते थे, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। आज वो परिवर्तन का दौर है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। अब एक नेता ऐसा मिला है, जनता इसलिए आज मोदी के पीछे क्यों पगलाई है? जनता को पता है कि मोदी जी सिर्फ कहते नहीं हैं, बल्कि कहते कम हैं और करते ज्यादा हैं। जितनी बातें उन्होंने की थी
वो करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए यानी आप दिनेश जी, यकीन मानिए- महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ ऐसा कोई बड़ा मुद्दा आपके पास नहीं था, ये मोदी की लहर पर सवार होकर आपने ये जीत हासिल कर ली। नहीं, देखिए ऐसा है कि वहां पृथ्वीराज चौहान अच्छा, की एक अलर्ट हम इतिहास के छात्र एक थे। अलर्ट एक दिनेश जी देवेंद्र फडणवीस जी का ट्वीट है, बीजेपी विल नेवर 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 हैव एनी अलायंस विद एनसीपी, रूमर्स आर मोटिवेटेड, वी एक्सपोज्ड देयर करप्शन इन असेंबली, अदर्स वेयर साइलेंट। मतलब अब आप शिवसेना के साथ जा रहे हैं। चलिए, देर से अब आए सुन लीजिए दुरुस्त ना, नहीं नहीं, अब अभी हम सुन लीजिए पहली बात यहीं पे। मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति नहीं, फिर मैंने कहा ना वहां बैठक होगी, बैठक होकर उसमें सर्वसम्मति, हर व्यक्ति, यही तो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी में। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं ना, ये आजादी किसी पार्टी में है? यही मैं कह रहा हूं कि सब अपनी अपनी बात रखेंगे और अंत में जो महाराष्ट्र के हित में होगा वही फैसला होगा। यही तो मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं, उनका भी वो है, पंकजा जी कहेंगे, उनका भी वो है, कोई दूसरा नेता कहेगा, उनका भी वो है। तो सारे लोग अपने व्यू को रखेंगे और फिर एक सहमत के आधार पर फैसला होगा। बार बार मैं निवेदन करता हूं कि सरकारें बहुमत से चलती हैं, संगठन और परिवार, अगर आप किसी परिवार से आते हो तो परिवार बहुमत से नहीं चलता है मेरे मित्र। परिवार जो है ना उस सहमति से चलता है। जिस दिन परिवार और संगठन में आप बहुमत बनाने का प्रयास करेंगे ना तो संगठन रहेगा न तो परिवार रहेगा। अच्छा दिनेश जी, आखिर में ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर किस नेता को आप देखना चाहते हैं, किसकी दावेदारी आपको लगता है सबसे ज्यादा मजबूत है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वहां मुख्यमंत्री हो, जो महाराष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके और महाराष्ट्र का संपूर्ण विकास कर, समग्र विकास कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री दिनेश होगा प्रताप तो सिंह मैं बीजेपी देखना से ना? चाहता हूं। निश्चित तौर पर बीजेपी से होगा, निश्चित तौर पर बीजेपी से ही मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी के सरकार। चलिए, महाराष्ट्र में तो थोड़ा शक शुबा भी है, लेकिन हरियाणा में तो स्थिति बिल्कुल साफ है। वहां तो अब तक तय हो गया होगा ना कि किसको आप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठा रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, अगर ये परिवार की लिमिटेड कंपनी होती है, जैसे ये आपके जहां फर्म बैठे हैं लिमिटेड है, किसको रखना है किसको निकाल देना है फैसला कर लेती है। हम लोग मीडिया उस पर राजनीतिक नेताओं पर बहुत आक्षेप लगाते हैं, लेकिन हम लोग कभी मीडिया पे मजबूरी है नहीं आप चर्चा कर पाएंगे, वो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं एक लिमिटेड कंपनी होती है और एक संगठन होता है। बाकी पार्टियां लिमिटेड कंपनी हैं, वहां एमडी कौन होगा, वहां डायरेक्टर कौन होगा, वहां क्लर्क कौन होगा, वहां प्यून कौन होगा, वो बैठा हुआ बॉस नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां मिलजुल कर विचार विमर्श होता है। पर्यवेक्षक माननीय वेंकैया नायडू जी जाएंगे हरियाणा में, विधायकों के साथ बैठेंगे, विधायकों की जो आम राय बनेगी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अच्छा, ये बताइए दिनेश जी, विदर्भ का अगर हम खासतौर पर जिक्र करें, विदर्भ में देवेंद्र फडणवीस आपके विदर्भ से ही आते हैं और विदर्भ में एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस और एनसीपी का। बीजेपी ने क्लीन स्वीप वहां पर हासिल की है, क्या इसका फायदा मिलेगा उन्हें, देवेंद्र को? नहीं, देवेंद्र को नहीं, विदर्भ की कई चीजें हैं। विदर्भ में जिस तरह से असंतोष था वहां की जनता में, अगर आप देखिए जिस तरह से वहां किसानों ने आत्महत्या की थी, कम से कम ये संवेदनशीलता तो राजनीति हम बाद में कर लेंगे। किसी परिवार का मुखिया जो कृषक होता है, मैं बार बार कहता हूं मैं किसान के परिवार से आता हूं, मैं जानता हूं किसान का दुख दर्द क्या होता है। कोई आदमी ऐसे ही आत्महत्या नहीं करता है मित्र। वो अगर अपने 3700 लोग प्रतिवर्ष आत्महत्या कर ले रहे हों और वहीं के मुख्यमंत्री एक पार्टी के कृषि मंत्री रहे हों जिनकी आप सब चर्चा कर रहे हैं, और उनके कृषि मंत्री रहते हुए अगर वहां के लोगों ने आत्महत्या की, तो मैं बार बार निवेदन करता था, डिबेट में जाता था। अभी कुछ दिन पहले श्राद्ध गया था, मैं एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को सलाह देता था कि भारतीय परंपरा के हम लोग पोषक हैं, आपसे निवेदन है कि श्राद्ध का महीने में जाइए, जरा कुछ तर्पण कीजिए, शायद वो पाप धुल जाए। हो सकता है वो ना गए हों, इसीलिए वो पाप के भागीदार बन गए। अगर एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, विदर्भ के अलग राज्य का जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दिला सकता था, क्योंकि बीजेपी जो है हमेशा छोटे राज्यों के समर्थन में रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये छवि भी बीजेपी की फायदेमंद रही? देखिए, दो चीजें, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हम यही कहते हैं ना कि हम सिर्फ सरकार की बनाने के लिए काम नहीं करते हैं, हम ऐसे फैसले करें। अभी डीजल के रेट आज कम हुए, हम चाहते तो 4 दिन पहले भी कम कर देते, जो कांग्रेस पार्टी किया करती थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, विदर्भ में रहे, ये बता दीजिए। अब वही मैं आ रहा हूं, हो सकता है मुझे आने में थोड़ा टाइम लगता हो कि दूरी लंबी यात्रा आप इधर भेज देते हैं, हम चाहते हैं वो छोटी यात्रा करिए। भारतीय जनता पार्टी राज्यों के, छोटे राज्यों के पक्ष में रहती है, लेकिन ऐसा ना करिए जैसे अभी अभी हुआ है कि पता चले कि आप राज्य का बंटवारा कर दें और राज्य के बंटवारे के साथ आप दिलों का भी बंटवारा कर दें, जो विदर्भ के और महाराष्ट्र के हित में हो।
वही होना चाहिए, अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं, और वही होगा भी, आपको यकीन दिलाता हूं। राहुल, एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की रैली में खड़े होकर ये कह दिया कि महाराष्ट्र जो है उसको कोई नहीं बांट सकेगा और बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र को अक्षुण्ण रखेगी, वो उन्होंने संदर्भ मुंबई का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये मत भूलिए कि उस भाषण के बाद ये पूरी तरह तय हो गया कि कम से कम इस चुनाव में तो विदर्भ अलग राज्य का मुद्दा कहीं नहीं है। हाँ बिल्कुल, और इससे सहमत है आप दिनेश जी? नहीं, बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं, और वही फैसला होगा जो राज्य के हित में होगा। हम कह रहे हैं कभी भी हम सरकार बनाए, हम कहते हैं हम सरकार बनाते हैं, लेकिन हम समाज निर्माण के साथ सरकार का निर्माण करना चाहते हैं। हम समाज को तोड़कर, और पहली बार मैं उत्तर प्रदेश राज्य से आता हूं, उत्तर प्रदेश से ज्यादा जातिवादी व्यवस्था कहीं है। एक एक दल एक एक जात का ठेका लिए बैठे हुए थे, लेकिन आप 2014 के चुनाव में देखिए, लोग 73 कहते हैं सीट, हम तो 80 के 80 मानते हैं। अगर अमेठी में मुलायम सिंह यादव अपना प्रत्याशी खड़ा करते और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी, तो कहीं टिकते हैं? नहीं दिनेश जी, 80 की 80 सीटें आ दिनेश जाए, जी, हरियाणा में सबकी चौधराहट गायब हो गई, जनता चौधरी तय करती है, सिद्ध हो गया है। चलिए दिनेश जी, आपने यूपी का जिक्र किया है। यूपी में जो उपचुनाव के नतीजे आए वो बड़े दिलचस्प थे। यूपी के उपचुनाव से पहले जिस तरह से वोटरों को पोलराइज करने की कोशिश की गई, आपके तमाम नेताओं पर ये आरोप लगे, कहीं उसी से आपने सबक लेकर इस बार महाराष्ट्र और हरियाणा में इस तरह के मुद्दों को तरजीह नहीं दी, विकास की सिर्फ बात की, इसका फायदा आपको हुआ, ये बात आप मानेंगे? नहीं, समय रहते इन लोगों ने सीख ले ली। नहीं, देखिए, जान लीजिए, अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आज बहुमत पे पहुंची है, तो निश्चित तौर पर हम समय समय पर सीख रहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग थोड़ी हैं कि मर्ज हाथ में है इलाज पैर का करें। जहां मर्ज होता है, भारतीय जनता पार्टी इलाज उसका करती है। हम 4 दिन में चुनाव लड़ने नहीं चले जाते हैं, हम पूरे 5 साल कुल मिलाकर पसीना बहाते हैं। हल्की चोट के बाद संभल गया। और सुनिए, हल्की चोट के बाद आप संभल गए। निश्चित तौर, अगर बाई इलेक्शन में हमसे कोई कमी रह गई होगी, हमारे कांग्रेस पार्टी उत्साहित थे कि आप यार उत्तर प्रदेश में हार गए, मैं उनसे एक सवाल करता था कि आपकी कैसी सीट आई, उनके पास ये जवाब नहीं है कि उनका खाता खुला कि नहीं। आप समझ गए ना, सिर्फ गुड गवर्नेंस और विकास के नाम पे आपने चुनाव लड़ा, मान लिया वो कि छोड़ दिया उस मुद्दे को। नारे मर्ज है और उस मर्ज से छुटकारा पा लिया जाए, यही बेहतर है। ना, आप उसको इस तरह से जलेबी मत बना दीजिए। सारे भी कह रहे हैं दिनेश जी। नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं सारे मुद्दों की अपनी प्रासंगिकता होती है। समाज में अगर कोई गलत चीज स्मिता जी जा रही है, तो समाज का, अभी डिबेट लोग कर रहे थे विभिन्न चैनलों पर, मुझे दूसरी जगह जाना इसलिए समय नहीं है जी, लोग राम रहीम की चर्चा कर रहे थे, तो मुझे अजीब बात, सौदा हुआ ना उनके साथ आपका। कैप्टन अभिमन्यु जी ने, अरे 44 प्रत्याशियों को लेकर विजय वर्गीय जी डेरा सच्चा सौदा जाते हैं, राम रहीम जी का आशीर्वाद लेते हैं, और राम रहीम जो जिंदगी में कभी वोट नहीं डाले, कभी उन्होंने ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं। लास्ट इलेक्शन में उन्होंने हुड्डा जी को दे दिया था, इस बार लिखित रूप में दिया कि आप बीजेपी को वोट दें। मतलब ये किस तरह का सौदा था? इस बार सौदा खरा हुआ। आप जरा धैर्य से सुन लीजिए, 2 मिनट आप भी देखिए। जो भी सामाजिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है समाज को टूटने से बचाना। जाति, धर्म, पंथ और मजहब के नाम पर समाज टूटे ना, और समाज सही दिशा में काम करे। क्या वो कहते कि समाज भ्रष्टाचारियों के साथ काम करे? और इतिहास साक्षी है, जितनी समझ मुझे है एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में, हमेशा जो राम रहीम ने कहा, उन्होंने कहा सुशासन के साथ चलो। क्या वो कहते आप कुशासन के? उन्होंने कहा था पिछली बार, इसीलिए कांग्रेस के साथ चलो ये नारा दिया था उन्होंने, पिछली बार कहा था, इसीलिए ये नारा दिया था क्योंकि सुशासन के साथ है वो। जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा हमको भी कुछ सुनिएगा भी तो दिनेश जी, थोड़ा तो सुनिए। हम आपका पूरा सुनते हैं, जब मैं सुनाता हूं तो नहीं सुनते हैं जी। असल में आप 4 लोग हैं, थोड़ा थोड़ा बांट लीजिए सुनने के लिए। आपकी जो आर्गुमेंट वो बहुत कन्विंसिंग नहीं, कन्विंसिंग इसलिए है कि मैं कहता हूं जितनी मेरी समझ थी, हमेशा से आध्यात्मिक और सामाजिक जगत में काम करने वाले लोग हमेशा राजनीति को दिशा देने का काम करते हैं। वो आप रामायण काल से उठा लीजिए, जब भी समाज गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करता है तो सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले आप भी जानते हैं कि कैसी है, किस तरह के आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं, ये आप भी जानते हैं। एक चीज मैं आपसे निवेदन नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए पहले मेरी बात। आपके कहने पर आप दावे से कह सकते हैं आपकी पत्नी आपके कहने पे वोट देगी, आपका भाई आपके कहने पे वोट देंगे, इसका मतलब एक मान से आप चाहे जो कहिए, कांग्रेस की तरह बुखार होने पर फतवा जारी करने इमाम साहब से बुखार उतारवाने भारतीय जनता पार्टी नहीं गई थी, पार्टी गई नहीं थी निवेदन। और इस भारतीय लोकतंत्र में किसी को निर्दल के रूप में,
किसी दल के रूप में जिस तरह से चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता जी। है, उसी तरह से किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी संस्था के पास जाकर वोट मांगने की भी स्वतंत्रता है। अगर कोई वोट मांगने के लिए गया है तो निश्चित जाना चाहिए कोई भारतीय जनता पार्टी फतवा जारी चलिए करेगी। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास कम है, इसलिए इस चर्चा को, इस बहस को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। स्मिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि और राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में, इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। भास्कर न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।